नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगा। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड के मरचूला में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पौड़ी गढ़वाल के 27 यात्री समेत 36 की मौत हो गई है, जबकि 27 लोग घायल है। बस हादसे के 5 प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं। हालांकि परिवहन मुख्यालय का जांच दल अभी गहराई से पड़ताल कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ठोस कारण साफ हो पाएंगे। मरचूला में हुए बस हादसे की जांच के लिए परिवहन मुख्यालय ने सीएम के निर्देश पर एआरटीओ प्रवर्तन पौड़ी और एआरटीओ प्रवर्तन रामनगर को निलंबित कर दिया है। वहीं पहला कारण वाहन का ओवरलोड होना है, दूसरा वाहन की कमानी टूटना, तीसरा सड़क संकरी व गड्ढा युक्त होना, चौथा क्रैश बैरियर न होना और पांचवा त्योहार पर सवारियों की संख्या के मुकाबले वाहनों की कम उपलब्धता मानी गई है। सभी पहलुओं पर जांच तेजी से चल रही है। उधर हादसे ने सड़क सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। 2 साल में लोक निर्माण विभाग को यहां क्रैश बैरियर लगाने के लिए 7 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके बावजूद क्रैश बैरियर नहीं लगाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नाराजगी जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। पलक झपकते ही 36 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। ऐसे में लगातार जांच भी की जा रही है। वहीं हादसे के 5 कारण भी सामने आए हैं, लेकिन अभी तक ठोस कारणों का पता नहीं चल पाया है। जांच रिपोर्ट के बाद सभी कारणों का पता चल जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में 641 दुर्घटना संभावित स्थल है। 44 ऐसे स्पॉट जो मौत के मुहाने बने हैं। पिछले साल की तुलना में साल ज्यादा हादसे हुए हैं। सबसे ज्यादा नैनीताल में 90 ब्लैक स्पॉट मौजूद हैं। 441 ऐसे स्पॉट हैं जो दुर्घटना संभावित स्थल बताए जा रहे हैं। 44 ऐसे स्पॉट हैं जो मौत के मुहाने बने हैं। पिछले साल की तुलना में साल सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं। सबसे ज्यादा नैनीताल में 90 ब्लैक स्पॉट मौजूद हैं और ऐसे में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य में 641 ऐसी जगह है जहां दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती है और हादसे होने की संभावनाएं 641 जगहों पर सबसे ज्यादा है। नैनीताल में सबसे ज्यादा 90 ब्लैक स्पॉट मौजूद है। पिछले साल की तुलना में इस साल सबसे ज्यादा हादसे भी हुए। तो 44 ऐसे स्थान है जहां हर पल मौत का खतरा रहता है। 641 स्पॉट जहां पर सबसे ज्यादा हादसे होने की संभावना है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, 641 ऐसे दुर्घटना संभावित स्थल है जिनको स्पॉट किया गया, क्या कुछ अधिक जानकारी? ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अल्मोड़ा में सड़क हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद से प्रशासन और विभाग दोनों यहाँ पर हरकत में नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से अधिकारियों की बैठक यहाँ पर ली थी और जो सख्त दिशा निर्देश यहाँ पर लिए थे, जो कार्रवाई मरचूला सड़क हादसे में अब तक की गई है और जो जांच के आदेश यहाँ पर दिए गए, तो उसके बाद से कह सकते हैं कि चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो या फिर दूसरे जो विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, वो हरकत पर नजर आए और ऐसे सभी संभावित जगहों की तलाश और कारणों का पता करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है, जो इस तरह की दुर्घटनाओं के कारण यहाँ पर बनते हैं। पूरे प्रदेश में कहते हैं कि 600 से ज्यादा ऐसे स्थान यहाँ पर हैं
जो ब्लैक स्पॉट के नाम से चिन्हित यहाँ पर किए गए। ब्लैक स्पॉट यानी जहाँ पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है, जहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं के चलते लोगों की मृत्यु, वहां पर अकाल मृत्यु वहां पर होती है, उन सब जगहों को यहाँ पर स्पॉट करने का काम यहाँ पर किया गया है। सबसे चिंताजनक विषय इससे कहा जा सकता है कि जो पर्यटक नगरी है, तालों की नगरी जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है नैनीताल, वहां पर पूरे जनपद में 90 ऐसे ब्लैक स्पॉट अब तक चिन्हित यहाँ पर किए गए हैं। और जिस प्रकार से ब्लैक स्पॉट यहाँ पर खतरे का कारण यहाँ पर बन रहे हैं, दुर्घटनाओं का कारण वहां पर बन रहे हैं, तो ऐसे में अब सरकार चाहती है कि उन सभी ब्लैक स्पॉटों को चिन्हित कर वहां पर कार्रवाई की जाए और उनको दुर्घटना की संभावना वहां पर रहती है उन्हें समाप्त करने का काम वहां पर किया जाए। क्योंकि लगातार सड़क दुर्घटनाओं में हर साल हजारों लोगों की जान यहाँ पर जान जाती रहती है, कई हजारों की संख्या में लोग घायल होते रहते हैं। ऐसे में उन सभी ब्लैक स्पॉट को समाप्त करने का काम अब प्रशासन की तरफ से करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी ये कह सकता है कि लगातार ये भी बात सामने आई है कि इस साल सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पिछले बार की तुलना में अब तक इस साल में जो यानी जनवरी से अक्टूबर तक का जो आंकड़ा है, उन आंकड़ों में जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ को हम देखते हैं तो पिछले साल की तुलना में 31 ऐसी और ज्यादा घटनाएं यहाँ पर हुई है पिछले साल की तुलना में, यानी 31 सड़क हादसे यहाँ पर इस बार सबसे ज्यादा यहाँ पर हुए। और ये हादसे जिन हादसों में लगातार लोगों की जानें यहाँ पर गई है, यानी राज्य को जान और माल दोनों का नुकसान इन सड़क हादसों में यहाँ पर हुआ है। और जिस प्रकार से हर साल औसतन ये कह सकते हैं कि हर साल 1000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं राज्य में होती है। और जो औसत अगर निकाला जाए उन सब दुर्घटना होगा तो हर एक 8 घंटे में एक व्यक्ति की जान सड़क दुर्घटना में जाने का काम यहाँ पर हो रहा है। तो वो सबसे बड़ा चिंताजनक विषय उत्तराखंड राज्य के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि छोटे से राज्य में जहाँ सीमित संसाधन है, सरकार विकास की ओर प्रगतिशील है, विभागों को विकास के लिए लाखों करोड़ों का बजट यहाँ पर आवंटित करने का काम किया जा रहा है, वहां पर अगर इस प्रकार की लापरवाही यहाँ पर होती है सड़क दुर्घटना। अब मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अल्मोड़ा के मोरचूला सड़क हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया। चालक, परिचालक और वाहन स्वामी पर दर्ज होगा केस। चौकी प्रभारियों की भी जिम्मेदारी होगी तय। तो मोरचूला में सड़क हादसा हुआ। अल्मोड़ा के मोरचूला सड़क हादसे में सीएम अब सख्त हो गए हैं। लगातार जांच के आदेश भी दिए गए हैं। चालक, परिचालक और वाहन स्वामी पर अब दर्ज किया गया है केस और चौकी प्रभारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो लगातार सीएम धामी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, अल्मोड़ा हादसे के बाद सीएम धामी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं, ऐसे में परिचालक पर भी अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। देखिए 2018 के बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा हादसा यहाँ पर है जिसमें इस हादसे में इतने लोगों की जान यहाँ पर गई है। मोरचूला सड़क हादसे में 36 लोग अकाल मृत्यु का इलाज यहाँ पर बना है। 27 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका विभिन्न जगहों पर विभिन्न अस्पतालों में इलाज यहाँ पर चल रहा है। ये सड़क हादसा इतना भयंकर कहा जा सकता है कि पूरा उत्तराखंड इस समय सुखा कोई माहौल में यहाँ पर देख रहा है। जिस प्रकार से पौड़ी के मलता क्षेत्र में एक ही गाँव के 6 लोग इस हादसे में अकाल मृत्यु का ग्राफ बने हैं, उसी प्रकार से कह सकते हैं कि विभिन्न जगहों के लोग रहने वाले थे। 36 मृत्यु अकाल यहाँ पर हुई है। ये सब एक कह सकते हैं कि एक सड़क हादसे के चलते हुई है, जिस सड़क हादसे पर विराम लगाया जा सकता है। यानी अगर वहां पर क्रॉस बैरियर होते, पैराफिक्स लगाए होते, उन सड़कों को गड्ढा मुक्त किया होता तो फिर यह हादसा वहां पर नहीं होता। और जिस प्रकार से हादसा हुआ तो उस पर अभी कह सकता है कि जांच मजिस्ट्रेट जांच तो चली गई है, साथ ही जो प्रथम दृष्टया जो दोषी आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात यहाँ पर कही जाती है। ये कह सकते हैं कि जो वाहन के चालक और परिचालक थे उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जो वाहन स्वामी थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उस रोड पर ओवर स्पीड से गाड़ी चलाने का काम वहां पर किया जा रहा था। में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, चाहे वो परिचालक पर हो, चालक पर हो या फिर वाहन स्वामी पर। अभी तो जो प्रथम दृष्टया है मुकदमा दर्ज होगा, उसमें सबसे पहले कह सकता है कि इतने लोगों की जान के जो कारण बने हैं, इतने लोगों की जो जान के जो जिम्मेदार हैं उनके लिए सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। 502, 300, 120, 420, 434 ये कह सकते हैं कि गंभीर धाराएं जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। वाहन स्वामी के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि ओवरलोडिंग इस बस में यहाँ पर पाई गई है।
42 सीटर बस थी, 63 लोग इस बस में सवार थे, यानी जो क्षमता बस की जो क्षमता थी, सीटों जो क्षमता थी सवारियों की, उससे 1.5 गुना ज्यादा यहाँ पर सवारियों को ले जाने का काम इस बस से किया जा रहा था। और जिस प्रकार से वहां पर ये दुर्घटना घटी है, जो फिर से बता रहे हैं, जो लोग वहां पर बता रहे हैं कि चालक का भी ये कह सकते हैं कि चालक कुछ मानसिक परिस्थितियों से गुजरने का काम चालक का था, क्योंकि जब लोगों के बीच वहां पर बातचीत हुई तो उस दौरान चालक की जो मानसिक स्थिति थी वो भी सही रूप से नहीं बताई जा रही। तो ऐसा समझा जा सकता है कि फिर ये दुर्घटना के वो कारण थे जो शुरू में ही जो बड़ी दुर्घटना का होता है यहाँ पर दे रहे थे, आखिरकार वो बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटी है। 36 लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बने। मुख्यमंत्री की तरफ से तुरंत जांच के आदेश यहाँ पर दिए गए, मजिस्ट्रेट जांच यहाँ पर चल रही है, 3 सदस्यीय कमेटी मजिस्ट्रेट जांच को यहाँ पर कर रही है। सीएम धामी इस हादसे के बाद बेहद सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है, कहा यह जा रहा है कि अगर 2018 के हादसे से सबक लिया जाता तो यह हादसा नहीं होता। तो क्या कुछ सबक लेने में कमी रह गई? क्या कुछ और भी कार्रवाई करनी चाहिए थी जिससे ये हादसे नहीं होते, या फिर टाला जा सकता था? देखो, इस हादसे को टाला भी जा सकता था अगर उस रोड पर गड्ढा मुक्त अभियान तय समय पर चलाया जाता, यानी उन सड़कों की स्थिति बदहाल स्थिति को सुधारने का काम वहां पर होता है, तो फिर सड़कों की इस तरह की बड़ी स्थिति वहां पर ना होती। दूसरा, जो विभाग की तरफ से जो पैराफिट और क्रॉस बैरियर वहां पर लगाए जाने चाहिए थे, वो उस क्षेत्र में लगे नहीं थे, क्योंकि जिस जगह पर एक घटना हुई उस जगह से 1.5 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर पीछे तक कहीं पर भी कोई पैराफिट या क्रॉस बैरियर वहां पर नहीं था। जबकि उन जगहों पर संभावित जो क्षेत्र के जो लोग हैं बता रहे कि उस जगह पर अक्सर ऐसी सड़क दुर्घटनाएं वहां पर होती रहती है, और कई बार उनकी तरफ से विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन देने का काम किया जाता था, सड़कों की स्थिति सुधारने की मांग उस क्षेत्र में की जा रही थी, लेकिन लगातार उन क्षेत्रों में विभाग की तरफ से उन जनता की जो मांगे तो उन मांगों को अनसुना करने का मामला किया गया। इसके अलावा जो रूट पर जो आवागमन के जो साधन थे उनको बढ़ाने का काम वहां पर नहीं किया गया। ये सिर्फ 23 मार्च से या कह सकते हैं कि 23 साधन वहां पर लोगों के पास होते हैं, चाहे वो बस का हो या फिर जो छोटे जो ट्रेवल्स वहां पर चलते हैं पहाड़ी मार्गों पर, वही ऑप्शन उनके पास वहां पर होते हैं कि उन्हीं से वो अपनी यात्रा वहां पर कर सकता है। इसीलिए उसमें ओवरलोडिंग के खतरा सबसे ज्यादा वहां पर रहता है, और उसके चलते ये बड़ी दुर्घटना वहां पर होती है। अगर इन सब चीजों पर तय समय पर काम वहां पर किया जाता, अगर परिवहन विभाग के अधिकारी समय समय पर वहां पर चेकिंग अभियान चलाए, सही समय पर उठाए जाते तो इस हादसे को होने से रोका जा सकता था। बहरहाल अब लगातार सीएम धामी इस पूरे हादसे को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरें बढ़ते आगे, वहीं हादसे को लेकर अफवाह फैलाने वालों को लेकर प्रशासन ने कहा है कि अल्मोड़ा में हुए दुखद सड़क हादसे के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है कि सरकार ने हेली सेवा का लाभ नहीं उठाया, गंभीर रूप से घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल सका, जबकि यह सरासर गलत है। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटे बचाव दलों ने घायल मरीजों को मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद सबसे पहले उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक भेजा। यदि किसी मरीज की हालत गंभीर थी तो उन्हें एयरलिफ्ट कर उच्चतम चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तो प्रशासन ने सख्त लहजे में जवाब दिया है और अफवाह फैलाने वालों से अपील की है कि इस तरीके की भ्रामक बातों को सोशल मीडिया पर ना फैलाएं। वहीं सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड भवन का लोकार्पण भी किया है। वहीं भव्य तरीके से देवभूमि राज्योत्सव मनाने का फैसला लिया गया है और 7 नवंबर को प्रवासी सम्मेलन किया जाएगा। तो दिल्ली दौरे पर है सीएम धामी, ऐसे में देवभूमि राज्योत्सव का भी मनाने की भी तैयारी है लगातार, और 7 नवंबर को प्रवासी सम्मेलन किया जाएगा। उत्तराखंड भवन का लोकार्पण भी सीएम धामी ने किया है। तो दिल्ली दौरे पर है सीएम धामी, देवभूमि राज्योत्सव की तैयारी की जा रही है और 7 नवंबर को प्रवासी सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार ने 9 नवंबर को, जो कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, उस दिन कई सारे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रखा था, जिसे अल्मोड़ा बस हादसे के बाद शांतिपूर्वक ढंग से मनाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के बाद कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमें निवेदन करते हैं
कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। सरकार द्वारा ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया था, लेकिन उनमें कुछ भी काम नहीं किया गया। आज सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। इस तरह घटनाएं बेहद गंभीर है, चिंताजनक है और इन्हें गंभीरता से लेना भी चाहिए। तो हादसे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और इसे लेकर लगातार कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि मरचूला जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, पुनरावृत्ति हो रही है। 11 महीने पहले अल्मोड़ा में 44 लोगों की मौत, बागेश्वर में 6 लोगों की मौत, चंपावत में 11 लोगों की मौत पिछले 1 साल में हो चुकी है सड़क दुर्घटना में। ब्लैक स्पॉट सरकारें जो हैं चिन्हित करती हैं, लेकिन उन ब्लैक स्पॉट्स पर काम कभी नहीं होता। उसके अलावा आप सिर्फ ट्वीट कर देते हैं, कॉम्पनसेशन या मुआवजे की घोषणा कर देते हैं, निंदा, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है ये घटनाएं ये बोल देते हैं और जाकर मृतकों के घर पर श्रद्धांजलि दे देते हैं। अब सिस्टम को आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। ये बस जो है 42 सीटर थी, 63 लोगों को लेकर जा रही थी। किसी ने रास्ते में चेक नहीं किया, किसी ने रोका टोका नहीं। कोई हमारे वहां सीट बेल्ट लगाने का प्रावधान नहीं, कोई हमारे वहां हेलमेट लगाने का प्रावधान नहीं, कोई हमारे वहां रेड लाइट जंप करने का प्रावधान नहीं। यानी कि सब जो है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वहीं एमडीडीए के अध्यक्ष विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में 110वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड बैठक में प्राधिकरण कार्यालय को आगामी भविष्य में नए स्थान पर शिफ्ट करने से लेकर विभिन्न विकास कार्यों, मानचित्र इत्यादि के प्रकरणों को बोर्ड ने अपना अनुमोदन प्रदान किया है। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो 110वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही कई मुद्दों पर चिंतन किया गया। तो भविष्य में नए स्थान पर शिफ्ट करने से लेकर विभिन्न विकास कार्यों, मानचित्र इत्यादि कई मामलों को बोर्ड ने अपना अनुमोदन प्रदान किया। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तो एमडीए बोर्ड की बड़ी बैठक बताई जा रही है, 110वीं बैठक जिसका आयोजन किया गया। बोर्ड बैठक में प्राधिकरण कार्यालय को आगामी भविष्य में नए स्थान पर शिफ्ट करने से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो मानचित्र इत्यादि तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही साथ अनुमोदन भी प्रदान किया गया है इन तमाम मुद्दों पर। तो इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। तो अध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 110वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने बांसवाड़ा स्थित बीजेपी के नए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए बसु केदार क्षेत्र में कई गांवों का भ्रमण कर जनता को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि इस बार की केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंचे। आपदा के कारण 1.5 माह केदारनाथ यात्रा कुछ प्रभावित रही, जिसे मुख्यमंत्री की निगरानी में प्रदेश सरकार ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए यात्रा को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सुगम बनाया गया। वहीं आशा नौटियाल ने लोगों से बातचीत भी की। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने आशा नौटियाल पर भरोसा जताया है। आशा नौटियाल बीजेपी की प्रत्याशी है, ऐसे में उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन भी किया। साथ ही साथ केदारनाथ की जनता से बातचीत भी करती हुई नजर आई। विकास कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराया। हम जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेके जा रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के द्वारा जो विकास कार्य गांव में हो रहे हैं, क्षेत्र में हो रहे हैं, उनसे लोगों में उत्साह है और लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। और आने वाली 20 तारीख को बहुत ही उत्साह के साथ क्षेत्र की जनता मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और यहाँ से केदारनाथ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से विजय होगी। पूर्ण केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता में बहुत उत्साह है। अभी जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
अगस्त मुनि में आए थे। उन्होंने वहां पर कई योजनाओं की घोषणा की, पूरे विधानसभा के हर क्षेत्र के लिए उन्होंने घोषणा की और उन घोषणाओं के शासनादेश भी जारी हो चुके हैं, जिसमें अब आपको सीधे ले चलते हैं नई दिल्ली के चाणक्यपुरी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए आज के सभी अतिथिगण मैं देख रहा हूँ दिल्ली में और दिल्ली के आसपास और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से ये पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करती है। वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे सभी पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, श्री शत्रुघ्न सिंह जी हमारे पूर्व मुख्य सचिव भी हैं और अभी आदरणीय रंजना जी ने जैसा बताया कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट हमको मिला है उस में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ड्राफ्ट बनने के बाद जो उसका क्रियान्वयन होना है उसमें भी लगातार कई महीनों से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि आपने रात में कई घंटों तक 1-2 बजे तक आपकी पूरी टीम ने रातों में नींद में न जाकर इस काम को आगे बढ़ाया है। हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं पूर्व सांसद अरविंद पासी जी समेत सभी उपस्थित पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, सभी वरिष्ठ हमारे अधिकारीगण और उत्तराखंड निवास को निर्माण करने में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे अधिकारीगण। विनोद सुमन जी उधर से मुस्कुरा रहे हैं और इनकी राज्य संपत्ति के सचिव हैं और सभी इनकी पूरी टीम। मैं सबका आज इस अवसर पर बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले जो 2 दिन पहले हमारे राज्य में अल्मोड़ा जनपद के मरचूला में एक बहुत दुखद घटना घटित हुई और हम सब उसके कारण से पूरा राज्य शोक में है, लेकिन ये कार्यक्रम हमारा पहले से निर्धारित हो गया था, इसलिए हमने और भी इसको चूंकि भव्य बनाने का आप सबने बड़ा प्रयास किया था, लेकिन इसको बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का और क्योंकि शेड्यूल पहले से लग गया था, अनेक लोगों को जानकारी दे दी गई थी, इसलिए इसका आज बहुत सादगीपूर्ण तरीके से इसका लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को बहुत आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और जो घायल हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, आज राजधानी में नवनिर्मित हमारे राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के अवसर पर सभी महानुभावों का मंचासीन, चूंकि सबकी बात भी हम सुनते, लेकिन चूंकि समयाभाव है, इस कारण से मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे सभी विधायकगण आए, मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं आदरणीय विधायकगण। थोड़ा जगह भी कंजेस्टेड हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोगों के लिए आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि इसके हम साक्षी बन रहे हैं। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि उत्तराखंड निवास हमारा बनकर तैयार हो और ये उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के साथ ही दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। और जैसा राधा जी ने बताया यहाँ पर मुख्य सचिव जी ने कि ये जो हमारा निवास निर्मित हुआ है, इसमें राज्य की संस्कृति है, लोक कला है, वास्तुकला है, निश्चित रूप से इसको भी नई पहचान इस निवास के माध्यम से मिली है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि नवनिर्मित उत्तराखंड निवास पूरी तरह उत्तराखंड की जो हमारी अद्वितीय कला है उसकी छाप अपने आप में संजोए हुए बहुत शानदार तरीके से इसका निर्माण कार्य हुआ है। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।